गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि 10+2 के फिजिक्स का लाइव चैप्टर बताया जा रहा है। आने वाले कुछ ही दिनों में बायोलॉजी का भी क्लास होगा। यह जो ऑनलाइन क्लास हो रही है आइडियल कोचिंग सेंटर सोसराय यूनाइटेड बैंक के ऊपर स्थित है। इसी के सौजन्य से एक काम हो रहा है, बताया जा रहा है। तब इसमें बताए थे तुम लोगों को कल कुछ न्यूमेरिकल। अब एगो लास्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे देखें क्या होता है। एक न्यूमेरिकल है, इसके बारे में देखना है। एक समतल लेंस की उत्तल सतह की त्रिज्या की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी जाती है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। यही है प्रश्न। प्रश्न है कि एक समतल लेंस की उत्तल सतह की रेडियस 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है। तो लेंस के फोकस दूरी ज्ञात करें कि लेंस का फोकस दूरी क्या होगा, यही देखना है। तब लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है। लेंस की फोकस दूरी के लिए एक सूत्र होता है, वो सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। तो देखते हैं। सोल्व समतल, देखिए दो लेंस यहाँ, एक सतह समतल है और एक सतह उत्तल है। तो समतल उत्तल, समतल उत्तल लेंस के लिए फोकस बराबर होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही है इसका सूत्र। मूल रूप से सूत्र हो गया 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब सब का वैल्यू बैठा दीजिए, यही होगा इसका हल।
यहां म्यू बराबर जो मान दिया हुआ है वो मान यहां लिख देंगे। देयर म्यू बराबर 1.5, R1 बराबर 20 सेंटीमीटर। फिर R2 है, R2 बराबर इन्फिनिटी। तो सूत्र हो गया ए वाला, लिख दीजिए 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। सबका मान बैठा दीजिए। म्यू यानी 1.5 माइनस 1, और इधर हो गया R1 का 20 और माइनस R2 का इन्फिनिटी। अब इतना देखिए 1.5 हो गया ये, अब बैठा इधर हो जाएगा, हल करिएगा तब 20 आ जाएगा, यानी 1/20, यानी ये हो गया 0.5/20 बराबर 0.5/200। अब काट दीजिए 40, यानी 1/40। इसलिए 1/f मतलब 1/40, इसलिए f बराबर 40 सेंटीमीटर। यही हो गया इसका आंसर। फिर सुन लीजिए, देख लीजिए बढ़िया से कि कहता है कि एक समतल लेंस की उत्तल सतह की रेडियस 20 सेंटीमीटर है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। तो चूंकि लेंस है जो समतल उत्तल है, तो इसके लिए फोकस बराबर हो गया 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब यहाँ पर म्यू अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5, R1 दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, R2 दिया हुआ इन्फिनिटी। f का मान निकालना है, वैल्यू को पुट कर दिए, हल हुआ, आया 1/f बराबर 1/40, यानी f बराबर 40 सेंटीमीटर। ये हुआ इसका फोकस। ये हो गया ना मेरे ख्याल। देखिए वैज्ञानिक कारण है कि इंद्रधनुष बनता कैसे है। आकाश में देखते हैं कि इंद्रधनुष बनता है, क्या कारण है तो समझिए इसको। प्रकाश का अपवर्तन, पूर्णांतिक परिवर्तन, यही इसका कारण होता है। तब जिधर सूर्य उगा हुआ रहता है उधर आप पीठ कर लीजिए और उसके विपरीत दिशा में यदि वर्षा के बूंदें गिरेगी तब उस सूर्य के प्रकाश सीधे वर्षा के बूंद पर पड़ती है, जिसका प्रकाश में जो अवयवी 7 रंग है उन 7 रंग का अपवर्तन होता है, जिसके कारण सतरंगा पट्टी बनती है। आप इंद्रधनुष उत्पन्न ही कर सकते हैं। कैसे? शाम के वक्त या सुबह वक्त, कोई भी वक्त। यदि सुबह है तो सूर्य भी उगा है, उधर आप पीठ कर लीजिए और पश्चिम
एक तौलिया को भिंगा करके तेजी से घुमाइए, तब पानी क्या करेगा, जो तौलिया में होगा, भिंगा हुआ तौलिया में, वह बाहर निकलेगा और उसी पर सूर्य के प्रकाश आपतित होगी, फिर अपवर्तित भी होगा और उसके अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। यदि शाम के ऐसा करते हैं तो सूर्य पश्चिम की ओर रहता है, सन पश्चिम की ओर रहता है और आपका मुंह पूरब की ओर रहता है। पूरब की ओर होने के बाद वही काम कीजिए, कपड़ा को भिंगा करके तेजी से घुमाइए, तो कपड़ा में जो जल का बूंदे हैं वो बिखर जाएगा वायुमंडल में और उस पर सूर्य के प्रकाश जब पड़ेगा तो उसका प्रकाश का आपतन भी होगी, आपतित भी होगी और अपवर्तित भी होगी, निर्गत भी किरणें होगी, जिसके कारण अभी अभी वर्णों में, अभी अभी रंगों में विभक्त हो जाएगा और इंद्रधनुष बनता प्रतीत होगा। इसी ढंग से इंद्रधनुष बनता है। अब देखना है आगे, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, वेव का मतलब हो गया तरंग, प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, यही है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या है, तो वेव ऑप्टिक्स जो है फिजिक्स, भौतिक शास्त्र का एक शाखा है। वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी यानी प्रकाशिकी का, ऑप्टिक्स का यानी फिजिक्स का एक शाखा है, जिसमें वेव फ्रंट के साथ साथ उसके कणिका के सिद्धांत इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग तरंग ऑप्टिक्स कहते हैं। तो तरंग ऑप्टिक्स क्या हुआ, तो कह सकते हैं कि तरंग ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स का एक शाखा है, जिसमें प्रकाश का व्यतिकरण के अलावे विवर्तन और ध्रुवन का व्याख्या किया जाता है। उसी को हम लोग वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो देखिए, तरंग प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स का एक शाखा है, जिसमें प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, और ध्रुवन इत्यादि क्रिया का अध्ययन किया जाता है। वेव ऑप्टिक्स कहलाता है। ऑप्टिक्स कहलाता है। तो ये हो गया इसका परिभाषा। वेव ऑप्टिक्स का ये हो गया परिभाषा कि वेव ऑप्टिक्स क्या है, यानी तरंग
प्रकाशिकी क्या है। तब ये फिजिक्स में जो हम लोग पढ़ते हैं लाइट, उसी का एक शाखा है जिसमें प्रकाश के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, विवर्तन और उसके ध्रुवण इत्यादि का अध्ययन होता है। उसी को हम लोग वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानिए, इतिहास क्या है इसका। तब कहता है कि 1637 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है डेकार्त, इन्होंने प्रकाश के प्रकृति के संबंध में कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिससे सर आइजैक जो न्यूटन थे वो अपने प्रसिद्ध बुक ऑप्टिक्स में और अधिक विकसित किया है। जकार्ता नामक जो वैज्ञानिक थे, जकार्ते, जो बताए थे 1637 ईस्वी में यानी प्रकाश के प्रकृति के बारे में। तो इसी चीज को सर आइजैक न्यूटन ने जो अपने ऑप्टिक्स के बारे में जो बतलाए हैं, उसी में इन्होंने वर्णन किए हैं। इन्होंने ही एक सिद्धांत दिया था जिसे हम लोग न्यूटन के कणिका सिद्धांत भी कहते हैं। न्यूटन के कणिका सिद्धांत तो कहता है कि न्यूटन जो बताए थे वो बोले थे कि भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की जो अणु होता है, देखिए प्रकाश भी महीन महीन कणों के मिलने से बना होता है। जिस तरह से कोई भी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के मिलने से बना होता है, उसी प्रकार से प्रकाश भी अत्यंत सूक्ष्म माइक्रो पार्टिकल के बने होते हैं, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। फोटोन इज ए यूनिट ऑफ द लाइट, मतलब प्रकाश के इकाई है। तो अब जितने भी रंग का प्रकाश होगा, लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, बैंगनी रंग, जो होगा रंग का प्रकाश होगा, तो सभी का जो इकाई होगी, कण होगा, उसका आकार अलग अलग होगा। क्योंकि कोई ज्यादा विजिबल होता है, कोई कम विजिबल होता है, कोई दूर से दिखाई देता है, कोई दूर से बहुत कम दिखाई देता है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें बहुत कुछ ऐसी बातें होती है जो एक दूसरे से भिन्न होता है। तब यहां न्यूटन ने भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की कणिका के बारे में जो बतलाया, वो बोला कि भिन्न भिन्न आकारों की होती है। अभी भी बोल रहे हैं, जैसे प्रकाश के रंग कणिकाओं के आकार पर निर्भर करता है। कणिका के आकार, कण जो हम बोल रहे हैं बार बार कि कोई भी पदार्थ अणु या परमाणु के मिलने से बने होते हैं। तब जितने भी पदार्थ होते हैं, सभी के परमाणु या अणु अलग अलग होता है। उसी प्रकार से लाइट जो है, प्रकाश जो है, उसके अवयवी जो रंग होते हैं, उन रंगों का भी बनावट होती है। वह मेन छोटे छोटे अत्यंत माइक्रो पार्टिकल से बने होते हैं, और सब का आकार एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो कहता है कि प्रकाश के रंग भी उसी कणिका के आकार पर निर्भर करता है, यानी उस रंग के अणुओं के आकार पर निर्भर करता है। न्यूटन के कणिका सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण आदि घटना का व्याख्या सही नहीं कर पाता है। तब 1678 ईस्वी में एक अलग वैज्ञानिक क्रिस्टियन हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दिया। तब जान लीजिए, सबसे पहले जो वैज्ञानिक है जकार्ते, इन्होंने 1637 ईस्वी में प्रकृति यानी प्रकाश की नेचर
के बारे में बतलाया। अब इसे न्यूटन ने अपने ऑप्टिक्स में शामिल किया। और न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिया। फिर 1668 ईस्वी में क्रिस्टियन हाइगन ये वैज्ञानिक प्रकाश का वेव फ्रंट सिद्धांत। तो देखिए ये हो गई मूल बातें। अब इससे आगे बढ़ना है। सबसे पहले प्रकाश के प्रकृति के बारे में 1637 ईस्वी में जकार्ते ने दिया। फिर इसको ऑप्टिक्स नामक चैप्टर में न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने इसको एक्सेप्ट किया। फिर आगे बढ़ करके 1678 ईस्वी में क्रिस्टियन हाइगन ने कुछ रेगुलेशन बदला और बदलने के बाद सिद्धांत दिया। फिर इन्होंने यह कहा कि न्यूटन के कणिका सिद्धांत एवं हाइगन का तरंग सिद्धांत के मध्य कुछ समय तक विवाद चलता रहा, जिसके कारण एक अलग वैज्ञानिक है फोको, जो इसके समाधान का रास्ता निकाला। इसके बाद कहिए फोको नामक वैज्ञानिक, इन्होंने वेलोसिटी ऑफ लाइट का मान है जो निकाला, और यहां पर जाकर के इसका विवाद समाप्त हुआ। अब देखते हैं जब फोको वेलोसिटी ऑफ लाइट के बारे में बतलाया, तब एक अलग वैज्ञानिक फ्रेस्टन ने हाइगन के सिद्धांत को कुछ सुधार किया, और सुधार करने के बाद एक सिद्धांत दिया जिसको तरंग सिद्धांत हम लोग कहते हैं, प्रकाश का तरल सिद्धांत। तब देखते हैं
वेव थ्योरी ऑफ लाइट। प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का तरंग सिद्धांत कहा कि प्रकाश एक ऊर्जा है और ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश है जो एक ऊर्जा है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप ही है जो माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग की गति के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो अनुप्रस्थ तरंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। देखते अब कहता है कि कोई माध्यम हो और कोई माध्यम में प्रकाश चल रहा है, तब प्रकाश की चाल माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। माध्यम के प्रकृति के मतलब वो माध्यम के बनावट पर। अब कैसा माध्यम है, विरल माध्यम है, सघन माध्यम है या निर्वात है, कुछ तो होगा। तो निर्वात है और कोई माध्यम नहीं है तो वहां पर भी प्रकाश का एक अलग चाल होगी। यदि अंधर तूफान रहेगा तो वहां अलग चाल होगा। यदि जनरल हवा चल रही है तो वहां प्रकाश की अलग चाल होगी। तो माध्यम के प्रकृति पर प्रकाश के चाल निर्भर करता है। तब जैसा कि जानते हैं ध्वनि का वेग भी प्रभावित होता है माध्यम पर। हवा में ध्वनि का वेग कुछ और है, फिर ठोस में कुछ और है, द्रव में कुछ और रहता है। तो उसी प्रकार से प्रकाश का वेग भी भिन्न भिन्न माध्यमों में उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग गति द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम के प्रकृति पर निर्भर करता है। यही हो गया प्रकाश के तरंग सिद्धांत। प्रकाश के तरंग सिद्धांत यही है जिसको दो वैज्ञानिक मिलकर दिया है। एक हाइगन नामक वैज्ञानिक ने और दूसरा फ्रेस्नेल नामक वैज्ञानिक ने। ये दो वैज्ञानिक दिया है। एक दिया हाइगन एंड
फ्रेशनर, साइंटिस्ट, यही दोनों वैज्ञानिक इस नियम को दिया है। तो इसमें यही बतलाया है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है। आप तरंग में पढ़े होंगे कभी 11 में कि तरंग दो तरह का होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। तो एक अनुप्रस्थ तरंग है जो माध्यम के लंबवत दिशा में दूरी तय करता है, और अनुदैर्ध्य तरंग है जो एक ही स्थान पर दोलन करता है। तो इसमें है कि ये जो बतलाए हैं हाइगन और फ्रेशनर नामक वैज्ञानिक ने, वो यही बात बोले हैं कि ये जो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग के गति के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करता है, और किसी भी माध्यम में प्रकाश के चाल उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है प्रकाश की चाल। तब इसमें देखिए, इसमें देखना क्या चाहिए, तो देखिए तरंगाग्र, वेव फ्रंट सबसे पहले देखना है। तरंगाग्र क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया एक से ध्यान। अब देखना आगे है वेव फ्रंट। तरंगाग्र, वेव फ्रंट, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में तरंगाग्र। क्या है, देखिए प्रकाश हो या कोई अन्य माध्यम हो, जब बल आरोपित होता है किसी न किसी ढंग से तरंग उत्पन्न होती है, तो या तो माध्यम के कण तरंग गमन के लंबवत दिशा में दूरी तय करता है, या एक ही बिंदु पर रह के दोलन करता है। यही दो काम होती है। तो इसमें कहता है कि समान कला में दोलन करने वाले कणों की निधि तरंगाग्र कहलाती है। अतः वह तल जिसमें मौजूद प्रत्येक कण समान कला में दोलन करता है तरंगाग्र कहलाता है। मतलब एक चाल से न आगे न पीछे, यानी वेव लेंथ भी उसका एक ही होता है, या विलयन और संगम की क्रिया होती है वो भी एक ही होता है। यानी मिलान का यही बोल सकते हैं कि कोई भी प्रकाश स्रोत माध्यम में सभी दिशाओं में एक प्रकार का विक्षोभ उत्पन्न करता है। जैसे आप शांत पानी के तालाब में पत्थर या मिट्टी के टुकड़ा को फेंक दीजिए तो बहुत बहुत गोल गोल उर्मियां उत्पन्न होती है। एक पत्थर के टुकड़ा गिरेगा पानी में या मिट्टी का टुकड़ा तो गोल गोल उर्मियां उत्पन्न होती है, जो बाहर की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन क्या हकीकत में वहां का पानी बाहर आ जाता है? तो नहीं बाहर आता है। उसको हम लोग विक्षोभ कहते हैं। वो जो बाहर की ओर आती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग विक्षोभ कहते हैं, और वही विक्षोभ तरंग कहलाता है। तब वो एक समान रूप से आगे की ओर बढ़ता है। भले पहले जहां पत्थर गिरा छोटा, उसका डायमीटर वृद्धि रहा, लेकिन फिर बड़ा हो चल जाता है। लेकिन अनेक उर्मियां उससे उत्पन्न होती है जो तरंग का रूप धारण कर लेती है। तो कहने का मतलब यह हुई कि वैसा तल जिसमें मौजूद
जिसमें मौजूद प्रत्येक कण समान कला में या समान आवृत्ति भी इसको बोल सकते हैं, आवृत्ति में दोलन करता है वेव फ्रंट कहलाता है। वेव फ्रंट कहलाता है। एक वेव फ्रंट की परिभाषा कहता है कि आकृति के आधार पर वेव फ्रंट 3 प्रकार के होते हैं। यानी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। इट हैज 3 टाइप्स। It has 3 types based on the shape. पहला स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और तीसरा प्लेन वेव फ्रंट। ये 3 प्रकार का हो गया। पहला सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, दूसरा हो गया पहला हो गया स्फेरिकल माने गोलाकार, दूसरा सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार और प्लेन ये हो गया समतल। 3 तरह के वेव फ्रंट होता है और तीनों तरह के जहां तक वेव फ्रंट की बात है तो इसकी चर्चा अब आगे दिन करेंगे बारी बारी से तीनों के। तब तक जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी फिजिक्स 4+2 का बता रहे हैं, कुछ ही दिनों में बहुत जल्द बायोलॉजी का भी क्लास होगा और आइडियल कोचिंग सेंटर सोसराय यूनाइटेड बैंक एटीएम के ऊपर के सौजन्य से ये बताया जा रहा है। ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होगी। इसके लिए आप एक मोबाइल नंबर पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं जिसका नंबर है 9470242305। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। तब तक कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।